देखो जी, आज का लेक्चर शुरू करते हैं और आज का लेक्चर है हमारा कर्नाटक युद्ध पे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में शुरू हुआ था। ये इसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ। जो अंग्रेज़ों को टक्कर देने के काबिल थे या उनके बराबर के योद्धा थे या उनके बराबर के मजबूत कंपनी थी जो भारत में या पूरे विश्व में उस समय पे, वो फ्रांसीसी ही थे। तो और इनके बीच में 3 कर्नाटक के युद्ध हुए थे जिन्होंने ये डिसाइड कर दिया था कि भारत में कौन सी यूरोपीय कंपनी राज करेगी या आने वाला समय किसका है। इसके साथ ही मैं बता दूं, जैसे यहाँ पर युद्ध चले हुए थे अंग्रेज और फ्रांसीसियों के कॉलोनी बनाने के लिए, पूरे वर्ल्ड में युद्ध चले हुए थे। इनका क्या था, सिर्फ यही नहीं पूरे विश्व में इनकी लड़ाई चली हुई थी और इन पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं। और जो ये कर्नाटक का युद्ध था, इसका मेन फैक्टर यहाँ की आंतरिक लड़ाइयों के साथ साथ इनकी जो वर्ल्ड में झड़प चल रही थी वो भी थी। ये सब हम डिस्कशन करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में कर्नाटक का युद्ध। एक ही तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही आ जाता है कि कर्नाटक के कितने युद्ध हुए थे, तो 3 युद्ध हुए थे। दूसरा जी ये आ जाता है कि किस किस के बीच हुए, अंग्रेज और फ्रांसीसी शक्तियों के बीच में हुए। अच्छा, मैं आपको थोड़ा एक पॉइंट क्लियर कर दूं। जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको वो समझाता चलूँगा क्योंकि वो समझने की चीज़ है, याद करने की नहीं है। और जो मैंने ये सब लिख रखे हैं ये फैक्ट हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में घुमा फिरा के। तो जो ये फैक्ट है ये आपने नोट डाउन कर लेने हैं ताकि कोई भी आपकी बाहर क्वेश्चन ना जाए पहुंच से। अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको आसानी से कैच करके सोल्व कर सको। ये फैक्ट मैंने इसीलिए लिखे हैं क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो बने हुए हैं और जिनके आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। तो आगे चलते हैं जी। तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में क्या था कि डिसाइडिंग फैक्टर था कि कौन सी यूरोपियन पावर यहाँ पे राज करेगी। किससे ये डिसाइड हुआ, ये हुआ था कर्नाटक के युद्ध से। इसके साथ ही चलते हैं इससे जुड़े हुए युद्ध से जो फैक्ट और कॉन्सेप्ट हैं। तो फसाद की जड़ शुरू होती है यहाँ से, प्रथम कर्नाटक युद्ध से। ये कैसे होती है, डुप्ले गवर्नर था, फ्रांसीसी गवर्नर था और डुप्ले की ड्यूटी लगाई जाती है। 1742 में गवर्नर बना के उसको भेजा जाता है। वो पांडिचेरी का गवर्नर बन के आता है 1742 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट साल है। डायरेक्ट ये पूछ लेते हैं कि 1742 में कौन सा गवर्नर आया, डुप्ले। डुप्ले कब आया, 1742 में आया। दूसरा यह कि पहला यूरोपियन जो गवर्नर था जिसने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया वो डुप्ले ही था। देखो अंग्रेजों ने आगे बड़े बड़े युद्ध जीते, वो उन्होंने भारत में राज भी किया, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने की शुरुआत की थी आंतरिक मामलों में, ये डुप्ले ने ही की थी। कितना इंपॉर्टेंट है देखिए। और डुप्ले कहाँ का गवर्नर था, ये पांडिचेरी का गवर्नर था। इसके साथ ही एक कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर देता हूँ। जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, सेल्फ रूल कंपनी थी, मतलब एक प्राइवेट फर्म थी। प्राइवेट फर्म का ये फ़ायदा होता है कि वो डिसीजन लेती है, वो खुद के बेस पर लेती है, उसको सरकार से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। और फ्रांसीसी थी जो वो सरकारी कंपनी थी, वो कोई भी डिसीजन लेती थी पहले उसको फ्रांस की सरकार से पूछना पड़ता था, तब तक अंग्रेज लीड ले जाते थे, उनको फ़ायदा मिल जाता था। तो ये भी इनके फ्रांसीसियों के हारने का एक कारण है, जो ये लास्ट में ये वॉर हार गए थे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले 1742 में आया और उसने यहाँ की राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। प्रथम कर्नाटक युद्ध, ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी गई है हर एग्जाम में। प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो समय था वो 1746 से 1748 के बीच था। और इस युद्ध का कारण भी बहुत बार पूछा गया है। और ख़ास बात यह है कि इस युद्ध का कारण हमारा आंतरिक देश का कारण नहीं था। ऑस्ट्रिया जो एक कंट्री है यूरोप में, उसका जब राजा मर जाता है तो वहाँ पे उत्तराधिकारी कौन बनेगा, ये युद्ध शुरू हो जाता है यूरोप में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच। और यही कारण बनता है कि जो अंग्रेजी और फ्रांसीसी कंपनी होती हैं वो भारत में भी लड़ाई लड़ना शुरू कर देती हैं। अंग्रेजी और फ्रांसीसी कंपनी जो भारत में होती हैं, जैसे ही यूरोप में कोई भी वॉर चलता है साथ में ही भारत में भी अंग्रेजी और फ्रांसीसी कंपनियों के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो ऑस्ट्रिया का राजा मर जाता है, उसके बच्चों में युद्ध शुरू हो जाता है। वहाँ पे युद्ध शुरू होने के साथ ही प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से जो 48 तक चलता है, यहाँ भी शुरू हो जाता है।
और इसमें क्या करता है, डुप्ले, डुप्ले हिंदी में डुप्ले को ऐसे लिखा जाता है, इंग्लिश में इसको डुप्लेक्स कहते हैं। तो ये जो इंग्लिश मैंने इसीलिए लिखा, कहीं आप बाद में कंफ्यूज हो जाओ। ये डुप्ले था जो ये मद्रास को इस युद्ध में जीत लेता है, यानी मद्रास को, जो फोर्ट सेंट डेविड होता है उसके किले को ये जीत लेता है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो किला होता है। यानी कि यहाँ तक फ्रांसीसी लोग, ये लोग लीड में चलते हैं, डुप्ले लीड में होता है। कब? प्रथम कर्नाटक युद्ध में। लेकिन डुप्ले तो इसको जीत लेता है। आगे क्या होता है कि डुप्ले का एक साथी होता है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसका नाम होता है लोबरदोनो। वो ये क्या होता है कि मेडागास्कर का गवर्नर होता है। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत ज़्यादा रिश्वतखोरी चलती है। लोबरदोनो को इसकी कीमत पता नहीं होती है मद्रास की, और ये रिश्वत लेकर इसे अंग्रेज़ों को वापस कर देते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि रिश्वत लेकर मद्रास को अंग्रेज़ों को कौन वापस करता है, तो वो लोबरदोनो होता है। और मद्रास को जीतता कौन है, तो वो डुप्ले जीतता है। और ये जो घटना होती है 1748 में होती है। डुप्ले और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी से नाराज़ होती हैं, लेकिन बाद में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच एक संधि हो जाती है जिसे एक्स-ला-चैपल की संधि कहते हैं। ये इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी बार हर एग्जाम में ये पूछी गई है। प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी, तो एक्स-ला-चैपल की संधि हुई थी, जिसमें एक दूसरे के जीते क्षेत्र वापिस कर दिए जाते हैं। इसके साथ ही फिर द्वितीय कर्नाटक युद्ध पे चर्चा करते हैं। इसका टाइम पीरियड भी बहुत बार पूछा गया। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 के बीच हुआ था। मोस्टली स्टेट एग्जाम, सेंटर एग्जाम, हर एग्जाम में पूछा जाता है। जब द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है तो इसकी जो नींव होती है, देखो इसकी जो नींव पड़ती है वो बाहरी क्लेश के कारण पड़ती है, लेकिन जो इसकी नींव पड़ती है वो आंतरिक क्लेश के कारण पड़ती है। और इसका कारण होता है, देखो कोई भी बाहरी कंपनियां, बाहरी शक्ति होती है ना, उसको हस्तक्षेप करने का मौका कब मिलता है, जब कोई राजा मर जाता है या बाप मर जाता है और उसके बच्चों में आपसी फूट होती है और वो लड़ने लग जाते हैं, तो बाहरी इंसान को हस्तक्षेप करने का मौका मिल जाता है। ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी चाहिए, आपकी ज़िंदगी में भी काम आएगी। और आपके हर हिस्ट्री के हर चैप्टर का यही फंडा है, जैसे ही मजबूत राजा मरा उसके बच्चों का फायदा उठाकर दूसरे ने वहां पर कब्जा मार लिया। तो क्या होता है, हैदराबाद का राजा मर जाता है, उसके दो लड़के होते हैं, मुजफ्फर जंग और नासिर जंग। दोनों में लड़ाई हो जाती है कि मैं राजा बनूंगा, मैं नवाब बनूंगा। तो इसमें क्या होता है कि हैदराबाद का जो मुजफ्फर जंग होता है उसको की साइड लेते हैं फ्रांसीसी। ये बहुत बार पूछा गया है कि मुजफ्फर जंग की साथ का साथ कौन देता है गद्दी की लड़ाई में, फ्रांसीसी। या सेकंड कर्नाटक वॉर में फ्रांसीसी किसका साथ देते हैं, इतनी बार पूछा गया मुजफ्फर जंग का। इसके साथ ही जो नासिर जंग, इसका जो दूसरा बेटा होता है वहाँ के नवाब का, उसका साथ देते हैं अंग्रेज। तो यहीं पे देखो दो पार्टियां बंट गई, युद्ध शुरू हो गया। इसके साथ में ही कर्नाटक का जो नवाब होता है वो भी मर जाता है और कर्नाटक में भी गद्दी की लड़ाई चल पड़ती है। और इस लड़ाई में एक तरफ अनवरुद्दीन होता है, दूसरी साइड होती है चंदा साहिब। ये जो अनवरुद्दीन होता है इसकी साइड लेते हैं अंग्रेज, और चंदा साहिब जो होती है इसकी साइड लेते हैं फ्रांसीसी। तो दोस्तों यहाँ पे ये देखो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। इसके साथ ही बता दूं, इसका एक अर्काट का घेरा था जो लॉर्ड क्लाइव ने डाला था। ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया। सेकंड कर्नाटक युद्ध में अर्काट का घेरा किसने डाला, लॉर्ड क्लाइव ने डाला। लेकिन डुप्ले भी क्या करता है, वो दोबारा से मद्रास को जीत लेता है, फोर्ट सेंट डेविड को जीत लेता है, और यहाँ से डुप्ले की लीड होती है। मतलब यहाँ से डुप्ले फायदे में चल रहा होता है। जो फोर्ट सेंट डेविड जीतने के बाद फ्रांसीसी लीड में चल रहे होते हैं, लेकिन फ्रांसीसी जो सरकार होती है वो डुप्ले की नीतियों से बहुत परेशान होती है। वो क्या कर देती है, डुप्ले को वापस बुला देती है। यहीं से फ्रांसीसियों का उल्टा टाइम शुरू हो जाता है। यहीं से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं, क्योंकि डुप्ले बहुत ही एक्सपीरियंस बंदा था। वो ऐसा गवर्नर था जिसने पर्सनल लेवल पे भी अपने पैसे, अपनी तनख्वाह सब कुछ लगा दिया था ताकि फ्रांसीसी यहाँ पे जीत जाए। लेकिन उसके बुलाने के बाद यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस बंदा नहीं था और इतना काबिल नहीं था कि वो अंग्रेज़ों को हरा सके। देखो ये बहुत ही टर्निंग पॉइंट है, ये याद रखना। सेकंड कर्नाटक वॉर में अंग्रेज भारी पड़ने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि डुप्ले की वापसी हो जाती है, और इनकी वापसी 1753 में होती है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डुप्ले की जगह किसको गवर्नर
गवर्नर बना के भेजा जाता है? गोडेहू को भेजा जाता है। और जैसे ही गोडेहू को गवर्नर बना के भेजा जाता है तो इसको अंग्रेज ऐसा पीटते हैं, ये यहाँ आता है, आते ही हार जाता है। और यहाँ हारने के बाद यहाँ पे ये संधि कर लेता है सेकंड कर्नाटक वॉर के बाद, जिस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे पांडिचेरी की संधि कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, सेकंड कर्नाटक वॉर के बाद कौन सी संधि हुई थी? तो वो थी पांडिचेरी की संधि। और कौन नया गवर्नर आता है? वो आता है गोडेहू। ठीक है दोस्तों। अच्छा जी, इसके बाद आता है थर्ड कर्नाटक वॉर, जो कि 1756 से 1763 तक होती है। तो मैं आपको बता दूं, ये इतनी डिसाइडिंग वॉर थी, इसने फाइनल कर दिया कि अगर कोई यूरोपियन भारत में राज करेगी तो वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। इतनी इंपॉर्टेंट वॉर थी। मैं बताता हूँ किस बुरी तरह से फ्रांसीसियों को हराया गया अंग्रेजों के द्वारा। इसका जो पहले तो कारण जान लेते हैं, हजारों बार इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं अलग अलग एग्जाम्स में। जो इसका कारण था वो था सप्तवर्षीय युद्ध। ये जो सप्तवर्षीय युद्ध था, इस पे अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये कब से कब तक चला। देखो 1756 से 63 तक पूरे 1756 से 1763 तक पूरे 7 साल होते हैं और ये सप्तवर्षीय युद्ध होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैसे ही यूरोप में लड़ाई होती है उसी तरह से यहाँ पर भी अंग्रेजी और फ्रांसीसी कंपनियों की लड़ाई शुरू हो जाती है। और तृतीय कर्नाटक युद्ध का जो कारण था वो सप्तवर्षीय युद्ध था। और ये युद्ध जो थर्ड कर्नाटक बैटल थी और सप्तवर्षीय युद्ध, दोनों का टाइम पीरियड 1756 से 1763 तक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लियर हो गया। अब चलते हैं इसमें क्या क्या हुआ था। इसमें क्या होता है कि गोडेहू तो फ्रांस का पहले ही गवर्नर होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो फ्रांसीसी होती है, लेकिन गोडेहू को हार का सामना करना पड़ जाता है। फ्रांसीसी एक नए बंदे को भेजते हैं, एक नए गवर्नर को, जिसका नाम है काउंट डी लाली। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि नया गवर्नर जो फ्रांस से चल के तृतीय कर्नाटक युद्ध में आया था, कौन सा था? वो था काउंट डी लाली। और ये भी मैं बता दूं, इसने गोडेहू से भी बड़ी गलती की और इसी की गलती के कारण फ्रांस पूरी तरह से इंडिया से बाहर हो गया, यानी कि अपनी सभी जगह हार गया। और यहाँ पर परमानेंट यूरोपियन कंपनी में सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज ही रह गए। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि किसकी गलतियों के कारण फ्रांस हारा? तो काउंट डी लाली की गलतियों के कारण। इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो डिसाइडिंग युद्ध हुआ था, काउंट डी लाली, गोडेहू और एक बुस्सी सेनापति होता है फ्रांस का, और अंग्रेजों का बहुत ही महान सेनापति, या आप कह सकते हो बहुत ही काबिल सेनापति जिसने अंग्रेजों को जिताया था, वो था लॉर्ड क्लाइव। इन चारों में युद्ध होता है, एक तरफ लॉर्ड क्लाइव होता है और एक तरफ बुस्सी गोडेहू और लाली होते हैं, और इनमें एक वॉन्डिवोस का युद्ध होता है। ये तो इतना इंपॉर्टेंट है, आप जितने स्टार लगाओ कम है, क्योंकि इसी युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने इन तीनों फ्रांसीसियों को और इनकी कंपनी को, मिलिट्री को इतनी बुरी तरह पीटा था कि यहाँ से पूरी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी घुटने पे आ गई थी। और आखिरकार यहाँ पर अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया था यूरोपियन कंपनियों में। भारत तो अभी वो जीतेंगे आगे भारत के क्षेत्र, लेकिन यूरोपियन कंपनी में ये डिसाइड हो गया था कि यहाँ पर अंग्रेज ही राज करेंगे। तो वॉन्डिवोस के युद्ध के बाद हुआ था, और इसकी टाइम भी आ जाता है साल, ये 1760 में हुआ था। और ऐसे आ जाता है वॉन्डिवोस का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? ये हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर था, बहुत ही डिसाइडिंग युद्ध था। इसके साथ ही अंग्रेज और फ्रांसीसियों के इस युद्ध में क्या होता है कि एक रिजल्ट आता है, बुस्सी को बंदी बना लिया जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि वॉन्डिवोस के युद्ध के बाद या थर्ड कर्नाटक बैटल में किसको बंदी बनाया जाता है? तो अंग्रेजों के द्वारा हराकर बुस्सी को बंदी बना लिया जाता है और इसको बंदी रखा जाता है। और इनके बाद क्या होता है, जब यहाँ पे सप्तवर्षीय युद्ध 1763 में होता है, आप देखिए कि यहाँ पे पेरिस की संधि होती है इसके बाद, और इस पेरिस की संधि से ये डिसाइड होता है कि फ्रांसीसी यहाँ से निकल जाएंगे, उनके नाम पे सिर्फ 4 ही अक्षेत्र भारत में छोड़े जाएंगे। ये किससे डिसाइड होता है? फ्रांसीसियों को पूर्णतः निकाल दिया गया था, सिवाय इन 4 अक्षेत्रों को छोड़कर। पेरिस की संधि से यह डिसाइड होता है। और तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद कौन सी संधि होती है? पेरिस की संधि होती है। और कब होती है? 1763 में। और ये तीनों संधियाँ
सीक्वेंस में भी आ जाती है कि कर्नाटक वॉर की तीनों संधियों सीक्वेंस में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ तो पहले होती है एक्स-ला-चैपल, दूसरी देखो पांडिचेरी और तीसरी पेरिस की संधि। और पेरिस फ्रांस की राजधानी थी, तो मतलब सबसे लास्ट में यही डिसाइड करती है। आप इस तरह से जोड़ भी सकते हो या ऐसे भी आप जोड़ सकते हो, पहले एक्स-ला-चैपल वो भी बाहर का स्थान था, दूसरा पांडिचेरी वो बीच में हमारे देश का स्थान आ गया और तीसरा पेरिस की संधि आ गई, तो वो भी लास्ट में बाहर का ही स्थान था जिसने डिसाइड किया यहाँ पे क्या होगा। तो इसके बाद में क्या होता है कि जो फ्रांसीसी होते हैं सिर्फ उनको 4 जगहें छोड़ी जाती है उनके नाम पे, बहुत इंपॉर्टेंट हैं चारों के जगह के नाम, पांडिचेरी, माहे, यनम और कराईकल। इससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि इतनी बार हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो यूनियन टेरिटरी है इसको पांडिचेरी के ही नाम से जाना जाता है और इसके ये 4 जिले हैं और चारों अलग अलग स्टेट में हैं। पांडिचेरी और जो कराईकल है ये तमिलनाडु में है, माहे है जो ये केरल में है और जो यनम है ये आंध्र प्रदेश में है। ऐसे क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा स्टेट है या यूनियन टेरिटरी है जिसके 4 जिले अलग अलग स्टेट में हैं, तो वो है पांडिचेरी। और ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है इनके ऑर्डर देके अलग अलग तीनों के ऑप्शन देके, पांडिचेरी कराईकल किस में है, तमिलनाडु में, माहे किस में है, केरल में, और यनम किस में है, आंध्र प्रदेश में। और एक और इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन मैं आपका क्लियर करवा देता हूँ, सिर्फ यहीं पर फ्रांसीसी रह गए थे, हर जगह अंग्रेजों ने इनसे सब छीन लिया था पेरिस की संधि के द्वारा। और ये जो यहाँ से फाइनली गए हैं यानी कि इन क्षेत्रों को भी खाली किया गया है। आपको पता है अभी ये भारत का पूर्णतः हिस्सा है, यहाँ पे भारत की सरकार है, तो इनको 1954 में यहाँ से खाली करवाया गया। इन्होंने भाईचारे का संदेश देते हुए, भारत के साथ फ्रांस के शुरू से अच्छे संबंध रहे हैं, मतलब आज़ादी के बाद, तो इन्होंने यहाँ पर आराम से प्यार से एग्जिट कर दिया था। भारत ने बोला था कि ये हमारा टेरिटरी, आप इसको खाली कर दो, तो इन्होंने कर दिया था। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कब किया था, 1954 में किया था। अब पुर्तगाली भी जैसे गोवा, दमन, दीव, दादर, नागर हवेली में थे, वहाँ पे पुलिस कार्रवाई द्वारा उनको निकाला गया था, ठीक है। लेकिन फ्रांसीसियों ने एक बार कहने पर ही खाली कर दिया था इस क्षेत्र को। कौन से, पांडिचेरी, माहे, यनम और कराईकल। और कब किया था, ये 1954 में किया था। तो ये था आज का टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये पसंद आया होगा और मैं आपसे ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि ये जो फ्री एजुकेशन है इसको बढ़ावा मिल सके और जो कंटेंट इतना ज़रूरी है जिसको वो चाहिए उस तक वो पहुंच सके, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरी आपसे बस इतनी उम्मीद है, मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।